गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले के चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हमने मोशन से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर पढ़े थे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है। उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। अब आती है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन हमारा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में होता था और स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम या तो पॉजिटिव दिखाते थे या नेगेटिव दिखाते थे। यानी इन पैरामीटर्स को, यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन पैरामीटर्स के लिए हमें सिर्फ ये साइन ही हम यूज़ कर लेते थे और इससे हमारा काम चल जाता था। लेकिन जब प्लेन यानी टू डायमेंशन, प्लेन का मोशन हमेशा क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। टू डायमेंशनल मोशन है या थ्री डायमेंशनल मोशन है तो सिर्फ इन साइन से हमारा काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक हमें नई चीज़ की ज़रूरत होगी जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स अगर हम सीख लेंगे तो हमारे लिए टू डायमेंशनल मोशन को एनालिसिस करना और थ्री डायमेंशनल मोशन को एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर से। और वेक्टर को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर की लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से उनका एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कैसा नेचर शो करते हैं। तो इस सब के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे इसके बारे में पता चलेगा तो हम हमारे लिए प्लेन का मोशन एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वेक्टर से। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले वेक्टर ही पढ़ेंगे। अब देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी टाइप की, वो दो तरह की होती है, या तो स्केलर या दूसरी होती है वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होती है बताइए, कौन कौन सी बताई है हमने, क्या क्या पढ़ी है हमने? पढ़ी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। दूसरा क्या है? मास। मास भी क्या है? स्केलर है। टेम्परेचर क्या है? स्केलर है। और स्पीड क्या है? स्केलर है। वर्क डन क्या है? स्केलर है ना? ऐसे ही करंट क्या है? स्केलर है ना? ये सब क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में बताइए कौन कौन सी होती है। यानी स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ जिसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन की बात नहीं करती है स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ किसकी बात करती है? मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो देखिए, डिस्टेंस में हमें पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, कुछ नहीं। अगर हमें डिस्टेंस गिवन है तो इसका मतलब वो स्केलर है, यानी सिर्फ उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, वर्क डन, करंट, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे कि करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है? देखिए, करंट को हम डायरेक्शन नहीं करते। जैसे करंट एक सर्कुलर रूप में फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, तो जीरो थोड़ा ना हो जाएगा। अगर वेक्टर होता है तो वेक्टर में क्या होता है, हम इस डायरेक्शन में गए 2 किलोमीटर और वापस भी 2 किलोमीटर आए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है। इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर एक हो गई तो क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन करंट के केस में तो ऐसा नहीं होता। अगर हम ऐसे निकले तो ये 2 एम्पियर ही करंट निकलेगा इसमें। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी आप जैसे ये 2 एम्पियर का करंट आया और इस साइड से भी 2 एम्पियर का करंट आया, है ना? और इनको ऐड करें तो ऐड कैसे होगा? अगर इनके बीच में 30 डिग्री है एंगल तो ये क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि ये वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो करता है, कोई वेक्टर्स के लॉ फॉलो नहीं करता है ये। और अगर हम इनके बीच में एंगल बढ़ा दें, 60 डिग्री कर दें, तब भी करंट क्या होगा? ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तब भी 4 एम्पियर होगा। अगर ये एंगल हम 2 एम्पियर ऐसे आया, 2 एम्पियर ऐसे आया, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री अगर एंगल है तो भी 4 एम्पियर होगा। यानी एंगल चेंज करने पर दो वायरों के और उसका जो रिजल्टेंट करंट निकलेगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल एल्जेब्रिक सम होगा। उसके लिए कोई वेक्टर एडिशंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट को हमेशा ध्यान रखिए, करंट हमारे पास क्या है? सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, करंट हमारे पास वेक्टर है क्या स्केलर है, लेकिन करंट क्या है? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में हमारे पास क्या होता है? जिनके पास डायरेक्शन भी है और जिनके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और फोर्स है। ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब देखिए कुछ लॉज होते हैं दोनों से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पहले स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी किस लॉ को फॉलो करती हैं, वो करती हैं अलजेब्रिक लॉ को। किसको, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक लॉ, जैसे अगर मेरे पास मैं 200 मीटर कहीं गई और कुछ देर बाद मैंने इस अपोजिट डायरेक्शन में 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। यानी क्या है कि इस पे डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अलजेब्रिक वे में ही ये क्या होती हैं, ऐड होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं। जैसे किसी जगह का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 35 माइनस 25 तो 10, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस है। तो क्या है, एल्जेब्रिक रूल ही तो है नॉर्मल। एल्जेब्रिक रूल के हिसाब से क्या हो रही है, ऐड हो रही है, एल्जेब्रिक रूल के हिसाब से सब्सट्रैक्ट हो रही हैं। अब जो रूल आता है वेक्टर्स के लिए, वो ट्रायंगुलर लॉ फॉलो करते हैं। वेक्टर्स क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसी पे हमारी थ्योरी आगे डेवलप होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं वेक्टर्स। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, एक टेल और हेड ऐसे और ऐसे, ये मैं आपको सिखाऊंगी अभी इसमें क्या होता है। ठीक है, अभी वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन देखिए, अभी इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे बताइए, ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, सबसे पहले अगर हमें पता करना है कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, तो उसको डिनोट करने के, अब जैसे मेरे पास ये ए वेक्टर है और बी स्केलर है, तो कैसे दिखाऊंगी, ये वेक्टर है, कैसे मैं उसे लिखूंगी, तो इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। बुक्स में, कई बुक्स में आपको इसको बोल्ड में भी लिखा होता है ऐसे डार्क में, या फिर सिंपल बार भी लगाते हैं, लेकिन मैं इस वे ऑफ मेथड को फॉलो करूंगी, ए एंड देन उसके ऊपर एरो, तो दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये क्या है, उसकी टेल है, और ये क्या है, हेड पॉइंट है। ये टेल क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। और ये लेंथ, सपोज ए वेक्टर 5 है, सपोज एक फोर्स वेक्टर है एफ है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ये 5 का मैं डिस्टेंस ड्रॉ कर लूंगी 5 सेंटीमीटर का सपोज, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन का है, तो ये क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। सपोज एफ है ये, तो ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लिखना है, तो 5x कैप। अब आप कहेंगे कि ये 5x कैप, अब x डायरेक्शन में लग रहा है, तो x, ये 5 तो न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर मेरा 5 न्यूटन का फोर्स x डायरेक्शन में लिख रहा है, तो 5x कैप x डायरेक्शन में, और अगर मैं y डायरेक्शन में इसे ले लूं तो कैसे दिखाऊंगी, 5y कैप। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कैप का मतलब है ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका है यूनिट, यानी 1 मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन कहाँ है, x डायरेक्शन में, या z की डायरेक्शन में लग रहा है, तो 5z कैप। आया समझ में। तो वेक्टर्स को हम जो अलजेब्रिक है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक हम एक साइन, एक जैसे ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अधिकतर आप बुक्स में देखेंगे जो x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, वो हम लेते हैं i कैप, y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप और z की डायरेक्शन में z कैप। ठीक है, x की डायरेक्शन में i कैप, y की डायरेक्शन में j कैप और z की डायरेक्शन में k कैप। अब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, सपोज a और b, a और b दो वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का कुछ एंगल भी होता है। जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, और इस वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे पैरेलल वेक्टर। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये क्या है दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं कि a और b क्या है हमारे पास पैरेलल वेक्टर हैं। और ये a वेक्टर है, सॉरी ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, और इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो हम कहेंगे ये दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल क्या है थीटा है। ठीक है, अब देखिए जो वेक्टर एडिशन होता है वो क्यूम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है, जैसे a और b दो वेक्टर हैं और इनको मैं ऐड करती हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आया समझ में कि दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव जैसे जैसे a प्लस बी, ए बी सी सपोज तीन वेक्टर हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद a ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास सेम आ जाएंगी। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वेक्टर्स की, क्या टर्म्स हैं, जैसे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है, यानी उनका मैग्नीट्यूड भी से a और b कब कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी क्या है सेम है, तब वो क्या कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। अब दूसरा आता है हमारे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स क्या मतलब हुआ, यानी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ये जो हमारे पास ऐसे आप ये एक वेक्टर लीजिए उस पे ऐसे मॉड, इसको क्या बोलते हैं मॉड ऑफ ए, यानी इसमें सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे। तो अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, यानी उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर उनकी अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, दो ये वेक्टर क्या है नेगेटिव वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर के बारे में बता ही चुकी हूं, अगर दो वेक्टर्स a और b पैरेलल हैं तो यानी उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर में ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, पैरेलल मींस वो पैरेलल है यानी उनका डायरेक्शन सेम है। ऐसी एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल कैसे होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा कि उनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री, यानी वो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। अब दूसरी अभी हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब हुआ अगर दोनों वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर। बच्चों ये साइन किसका है परपेंडिकुलर का, यानी एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे 90 डिग्री का एंगल है ना, तो यानी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। सपोज
सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगला वेक्टर होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को कैसे बोलते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, और डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्री हो सकता है एक्स एक्सिस में है, हो सकता है वाई एक्सिस में है, या हो सकता है जेड एक्सिस में है, तो उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर को मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यूनिट वेक्टर मीन्स क्या होता है, अगर कोई यूनिट वेक्टर है, सपोज ए कोई वेक्टर है, सपोज ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है और मुझे इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। जैसे कोई 5 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 5 आई कैप, है ना। कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 5 आई कैप, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो मेरे पास आई कैप आ गया ना। तो आई कैप मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो यूनिट वेक्टर के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। बच्चों ये जो आपका वेक्टर एनालिसिस है ना, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस का एप्लीकेशन आपका क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, या आप मास्टर की क्लास आगे की ग्रेजुएशन भी करते हैं तो भी वेक्टर एनालिसिस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब हमारा आता है वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन यानी वेक्टर्स को हम रिजोल्व भी कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, तोड़ना किसी चीज को, है ना। अभी कोई भी वेक्टर, देखिए ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं वेक्टर रिजोल्यूशन, क्योंकि इससे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम वेक्टर रिजोल्यूशन को पढ़ते हैं। क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है, इसको हम दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। कैसे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और मैं इस वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ। कैसे, ये मैं प्लेन में ही एक वेक्टर कंसिडर कर रही हूँ, 3D में नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ 2D का रिजोल्यूशन बता रही हूँ आपको, ठीक है, 2 डायमेंशन का। अब ये वेक्टर ए है, अब मैं ये एक्स वाई प्लेन में है और मैं इसको दो पार्ट में रिजोल्व करना चाहती हूँ, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो रेक्टेंगल ऐसे होता है ना, तो रेक्टेंगुलर की साइड्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो होगा वो ए एक्स होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए वाई होगा। तो ए एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉस थीटा, और ए वाई ए साइन थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए एक्स यानी एक्स की डायरेक्शन में इसका कितना मैग्नीट्यूड है, प्लस आई कैप, डायरेक्शन भी तो ले रहे हैं, वेक्टर है हमारा, डायरेक्शन है, और प्लस ए वाई यानी वाई की डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, और जे कैप, क्योंकि जे इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ए कॉस थीटा। आपको ये बात समझ में नहीं, क्योंकि इसका, अब ऐसे समझिए ना, जैसे ये वेक्टर है, ये ए है ना, ये ए है और ये थीटा है, इसको ट्रायंगल बनाइए, है ना, ये सॉरी ए है, इसको ट्रायंगल बनाइए, तो ट्रायंगल ए बी सी, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए, तो बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी सी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, आया समझ में, तो बी सी का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा आएगा, तो यही तो कर रहे हैं हम, तो बी कॉस ए कॉस थीटा आ गया। ऐसी आप इसको निकाल सकते हैं वाई कंपोनेंट में, ए साइन थीटा
और जे कैप। अब भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए एक्स का स्क्वायर, एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो इसको ऐसे सेम वही मेथड आप यूज करिए। ये ए है, आप इसको ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ये ए है, ये सपोज ए है, तो हमारे पास ये ए एक्स है और ये ए वाई है। तो क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि दोनों तो परपेंडिकुलर है। ये ए एक्स और ए वाई वाले कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस हिसाब से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, वैसे भी देख लीजिए आप, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में 1 होता है। तो ये ए ही तो आया, ए ही तो आया अंडर रूट करके, तो सेम ही बात है। ठीक है, अगर आपको एक्स कंपोनेंट पता है किसी वेक्टर का, वाई कंपोनेंट पता है, तो इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ए एक्स को और ए वाई को क्या बोलेंगे, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो ये 2 डायमेंशन में वेक्टर रिजोल्यूशन था। अभी हम 3 डायमेंशन में भी वेक्टर रिजोल्यूशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। उससे पहले मैं एक क्यूब ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये एक्स समझ लीजिए, ये वाई एक्सिस समझ लीजिए, और ये जी एक्सिस। ठीक है, एक रूम को समझ लीजिए, और रूम के एक कॉर्नर से मैं ऐसे डायगोनल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और सपोज ये ए है, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो हमारा 2D में ही आएगा, तो यहाँ 3 डायमेंशन में हम क्या ले रहे हैं, एक 3D वाला ले रहे हैं वेक्टर, यानी उसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जी कंपोनेंट। एक आप इस रूम में जिसमें मैं हूं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, एक प्लेन में नहीं, उसकी एक साइड में नहीं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आप जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो सपोज ए है ना, इसको इमेजिन करिए। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जी एक्सिस से गामा बना रहा है। तो बताइए इसको कैसे निकालेंगे, ए एक्स वाला कंपोनेंट सेम वैसे ही ए कॉस थीटा, ए वाई वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। ये 3D की बात कर रहे हैं हम, 3 डायमेंशन में, ए साइन ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, और ए जी वाला क्या आएगा, ए कॉस गामा, है ना। इसको ऐसे समझिए ना, अगर आप एक्स का कंपोनेंट निकालेंगे तो ए कॉस अल्फा, अगर वाई क्योंकि हमें देखना है, अगर ये वेक्टर है, ये मैं एक्स की डायरेक्शन में निकाल रही हूँ, तो ए कॉस अल्फा आएगा ना। और अगर ये वाई की डायरेक्शन में है तो मैं कैसे निकालूंगी, ये बीटा है तो ए कॉस बीटा निकालूंगी। ऐसी जी से बना रहा है, जेड डायरेक्शन से बना रहा है गामा, तो ए कॉस गामा निकालूंगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ए की वैल्यू होगी सेम कैसी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इससे हमारे पास 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये सिंपल है, 2 डायमेंशन की तरह ही। एक आध क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा देती हूँ इसके, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। सपोज ये ब्लॉक है, आपने टग ऑफ वॉर देखा है, जिसे रस्सा कशी भी बोलते हैं। क्या करते हैं, 2 टीमें होती हैं और खींच रही होती हैं, तो कौन सी टीम जीतती है, जिस टीम पे ज्यादा फोर्स, जो टीम ज्यादा फोर्स लगाती है। तो सपोज ये ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बताइए इसे ऐसे सोचिए, टग ऑफ वॉर की तरह सोचिए, किस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा, बताइए किस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। इस पे ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो नेट कितना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्या आएगा F नेट कितना होगा 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन और माइनस 1 न्यूटन 4 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में, भाई 4 न्यूटन तो नेट फोर्स लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, हमारा इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये हमारे पास वेक्टर एनालिसिस से ही तो संभव हो पाया है कि हम इसमें डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर दो वेक्टर गिवन हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो बताओ क्या बनेगा। इन दोनों वेक्टर को ऐड कर, ये भी तो एक वेक्टर बनेगा जिसको मैं आर से डिनोट कर सकती हूँ, कुछ भी आप पी से डिनोट कर सकते हैं, क्यू से डिनोट कर सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। दो वेक्टर को ऐड करने पर भी क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। देखो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, रुकिए। तो एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड है और एक आएगा एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड जैसे नाम से सजेस्ट है कि उसमें आप ज्योमेट्री के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भैया जब अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स की तो बात करेंगे ही करेंगे, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। सपोज ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। पहले मैं ज्योमेट्रिकल एडिशन का ट्राइंगुलर लॉ बता देती हूँ कि यह है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे ऐड करेंगे, बताइए कैसे ऐड करेंगे। तो दोनों वेक्टर्स ऐसे लिखिए, इसको ऐसे करेंगे, ये बी वेक्टर है सपोज। अब मैं इस वेक्टर को चाहे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकती हूँ, मैं डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर रही हूँ, आगे पीछे कर सकती हूँ, पैरेलल पैरेलल तो मूव कर सकती हूँ ना इनको। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर मैंने ऐसे के ऐसे ही रखा, और बी वेक्टर ये है सपोज। भाई इसको मैं ऐसे ले गई, उठाया और उठा के ऐसे ले गई, है ना, ऐसे ले गई, और ए को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, पैरेलल ही मूव कर रही हूँ, तो ये बी वेक्टर है। अब बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे आर, रिजल्टेंट मीन्स ए प्लस बी। आया समझ में। देखो ट्राइंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में अभी हम एनालिटिकल नहीं पढ़ रहे, इससे कंफ्यूज मत होना। तो यानी ए वेक्टर है, इसको ये क्या है, टेल है, ये हेड है, और जी ये है हमारे पास बी वेक्टर है, ये टेल है, ये हेड है। तो जब हम इनको ज्योमेट्रिकली ऐड करने वाले हैं तो मैं इसके टेल से इसके हेड से, ये हेड है, इसका टेल कनेक्ट करूंगी, करो, ये हेड ये टेल, और ये क्या है क्लॉकवाइज है, देखो टेल से हेड, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ट्राइंगल ऐसे चलना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए था भाई, ऐसे होना चाहिए था, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो वेक्टर्स तो मैं एक ऑर्डर में लूंगी, लेकिन तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा,
यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू आर ए प्लस बी। उसका डायरेक्शन आप इस तरह से लीजिएगा, इसको मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको, ये टेल हेड से टेल कनेक्ट हो रही है दूसरे वेक्टर की। यहाँ जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे करेंगे, इसको आप फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड कनेक्ट करेंगे। तो एक क्लॉकवाइज में नहीं जाएंगे, दोनों एक ऑर्डर में आएंगे ए बी, और जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऐसे दिखाएंगे आर ए प्लस बी। ये ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब आता है एनालिटिकल, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज यही करते हैं, एनालिटिकल मेथड। इसमें सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन के बेस पे काफी यूज होता है। सपोज आपको दो वेक्टर गिवन है ए और बी, इसमें आपको ये बता देंगे कि ए बी दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एक एंगल गिवन है थीटा। आपको एंगल भी बता देंगे, ठीक है, ये आपको बताएंगे ए है, ये बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये सपोज आपको बता देंगे। तो आपको इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, वो ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू की बात कर रहे हैं। और ठीक है, और रिजल्टेंट सपोज ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, रिजल्टेंट मतलब ये आपको इस तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है r। तो ये मैंने ज्योमेट्रिकली तो रिप्रेजेंट किया है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, चाहे a b, अगर इनके बीच का एंगल आपको पता है तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। और सपोज ये जो रिजल्टेंट पहला वेक्टर है ये अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर ए से, वेक्टर ए से क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा लीजिए इसको, साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कैसे आई दोनों वैल्यूज, ये हम अभी इसको पढ़ते हैं डिटेल में कि कैसे ये दो वैल्यू आई है। दोनों वेक्टर्स को जो हम एनालिटिकल मेथड से ऐड करते हैं तो क्या उनका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है, और जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा एंगल ये होता है। इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा आप ले लेंगे, थीटा इज अ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अब tan अल्फा कैसे याद करेंगे आप बताइए, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा याद कर लीजिए तो tan थीटा ही बनेगा। लेकिन इसमें क्या लेंगे, अगर a से रिजल्टेंट a से अल्फा एंगल बना रहा है तो इसके अपोजिट लेना है b वाला, b साइन थीटा और b कॉस थीटा। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसको कैसे ड्राइव करते हैं एनालिटिकल मेथड को, वो सीख लेते हैं। इसको मैं एक डायग्राम से बताती हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, ये ए है, ये बी है और ये रिजल्टेंट। और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ये मैं इसको आगे एक्सटेंड ऐसे लिख सकती हूँ ना, इनके बीच का एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट है। ट्रायंगुलर लॉ से हम a प्लस बी, और ये सपोज अल्फा है, इसको p q r s ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम ट्रायंगल p r s की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ps डिवाइडेड बाय, यानी क्या आएगा, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ps डिवाइडेड बाय
पी आर, यही तो आएगा। और सपोज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं स्मॉल बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए ले लेते हैं, तो हमारे पास पी एस क्या आ जाएगा, पी एस पी आर कितना है बी, तो यानी पी एस की वैल्यू क्या हो गई बी साइन थीटा। और अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी आर एस डिवाइडेड बाय पी आर। आर एस और पी आर की वैल्यू क्या है बी, तो आर एस इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई बी कॉस थीटा। बस इतना ही हमें करना है। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस। इस ट्राइंगल में अगर आप देखिए साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई पी एस डिवाइडेड बाय क्यू एस, और क्यू एस क्या आएगा ए ये वेक्टर और प्लस ये, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा, आएगा नहीं आएगा। ऐसे अगर हम कॉस अल्फा की बात करेंगे, कॉस अल्फा की बात करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी कॉस अल्फा आएगा हमारे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी इसमें साइन अल्फा आएगा पी एस डिवाइडेड बाय सॉरी साइन अल्फा आएगा पी एस डिवाइडेड बाय आर, है ना, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी आर, और कॉस अल्फा कितना आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी ए प्लस बी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आर, यही तो आएगा, है ना। और पी एस हम निकाल चुके हैं, पी एस क्या आएगा हमारे पास, इससे निकाल लीजिए बी साइन थीटा अपॉन आर साइन अल्फा, यानी इससे आगे हमारे पास आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, और आर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इसका स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ये तो आर स्क्वायर ही आ गया, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म बी स्क्वायर ही बनेगी, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो यानी हमारे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ फर्दर, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो हमने एनालिटिकल मेथड से फॉर्मूला निकाला था, यही तो मैंने एनालिटिकल मेथड से फॉर्मूला निकाला था। अब देखिए, अब हमने साइन अल्फा, अब हम अल्फा की बात करते हैं ना कि हमें अल्फा कैसे निकलेगा। अभी इसको मैं रब कर देती हूँ। अब ये साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, टेन अल्फा डिवाइड करिए साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। जब इनको डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, बी साइन, ऊपर वाला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और बी क्या है मैग्नीट्यूड है, ये तो टेन अल्फा आ गया, टेन अल्फा यानी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी यानी वेक्टर बी साइन अल्फा थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आया कि नहीं आया समझ में। तो यानी एनालिटिकल मेथड से जो हमारे फॉर्मूलेज आए थे वो हमने इस मेथड से बता दिए हैं। इसको मैं रब कर रही हूं अभी। अब ये बताइए कि आर हमारे पास ये आया है, यानी आर की वैल्यू मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पर, यानी आर क्या आया है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताइए आर मैक्सिमम कब होगा,
मैक्सिमम वैल्यू कब होगी यार? जब ये अंडर रूट वाली टर्म मैक्सिमम होगी, और अंडर रूट वाली टर्म में ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, यानी थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। बताइए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये 1 और -1 के बीच में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। तो यानी मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 1, कॉस थीटा 1 होगा, यानी कॉस थीटा 1 होगा तो a² + b² + 2ab, यही तो आएगा। ये क्या है? a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? a + b, क्या आएगी? a + b। अब हम मिनिमम की बात करते हैं। देखिए मिनिमम, कॉस थीटा और साइन थीटा की भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। चाहे साइन थीटा की बात करें, इनका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है। तो ये क्या है? 1 से -1 के बीच में क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट करते हैं। ये 0, यानी ये 1 और ये -1। तो 1 और -1 के बीच में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 और -1। तो मिनिमम क्या होगी? इसको -1 रखिए, a² + b² - 2ab। आया कि नहीं आया समझ में? ये किसका फॉर्मूला है? a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। कैसे? फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट को क्या लिखते हैं? 1/2। ये पावर दोनों क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी a - b 2 × 1/2, यानी a - b हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? a - b आएगी। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएंगे। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 5 न्यूटन के और 7 न्यूटन के, 5 न्यूटन के और 7 न्यूटन के, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या है? 60 डिग्री एंगल है। तो बताइए आपका क्या, आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? क्या आएगा बताइए? रिजल्टेंट क्या बताया था? √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा, यही तो आएगा। सिंपल से पुट कर लीजिए, 25 f2² 49 + 2f1 5 7 और cos 60। भाई देखिए इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा? 25 + 49 + 35। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7 5 से 35, 30 40 50 60, 60 + 49, तो कितना आएगा? √109 न्यूटन का टोटल फोर्स लगेगा उस बॉडी पे। आया समझ किस तरह से हम, क्योंकि फोर्स तो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है आप ऐसा ना कर लीजिए कि 5 + 7 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा भाई? ये तो भाई क्या है? दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे 2 तरह के वर्क किए गए हैं, 5 जूल का, और दूसरा वर्क डन कितना है? 7 जूल का। तो यानी वर्क डन तो एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? 12 जूल हो जाएगा। ये आपको थोड़ी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज कि कौन सी वेक्टर है और कौन सी क्या है? स्केलर है। अब हमें एक क्वेश्चन और है। सपोज किसी बॉडी पर जो फोर्स लगे हैं, या फोर्स का छोड़िए, कोई दो वेक्टर हैं, P और Q। P और Q 2 वेक्टर हैं, और ये PQ क्या है? बराबर हैं। किसके बराबर हैं? रिजल्टेंट के। यानी PQ को जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो R आता है। तो इस तरह की इक्वेशन है कि P और Q भी बराबर हैं और रिजल्टेंट के भी बराबर हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है। यानी कोई P वेक्टर है,
कोई क्यू वेक्टर है और इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो कोई रिजल्टेंट आया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो रिजल्टेंट जो आया है वो पी क्यू के बराबर ही है। सपोज मैं लिख लेती हूँ पी, मैग्नीट्यूड क्या लिख लेती हूँ, पी क्यू इक्वल्स टू आर। सपोज मैं कहती हूँ ये पी के ही इक्वल है, तो यानी रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यही तो है, ये भी आर है तो आर भी क्या है, पी है, ये भी पी है पी स्क्वायर, ये भी पी है पी स्क्वायर, ये एक पी ए है एक पी ए है, तो कितना आ गया 2p स्क्वायर cos थीटा। थीटा ही निकालना है इसमें, तो p अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या आएगा p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। इसे इस तरफ ले आइए तो क्या आएगा माइनस पी स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर cos थीटा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो cos थीटा क्या आएगा -1/2, cos थीटा क्या आ गया -1/2। अब बताइए -1/2 किसकी वैल्यू होगी, थीटा क्या होगा 120 डिग्री। भाई कैसे कर लेंगे, cos 90 प्लस 30 डिग्री, यही तो होगा, यानी cos 120 डिग्री कितना 90 प्लस 30 डिग्री। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, तो क्या आ जाएगा ASTC ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना, 90 प्लस थीटा तो साइन ही पॉजिटिव रहता है माइनस cos 30 डिग्री, है ना, ओ सॉरी cos का कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, cos का साइन 30 डिग्री होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -1/2, तो 1/20 किसके बराबर होगा -1/2 के बराबर होगा, तो 1/2 की मतलब क्या है -120, सॉरी -120 cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बनेंगे एनसीईआरटी, वैसे मैं एनसीईआरटी का भी आपको पूरा ही सॉल्यूशन कराऊंगी, तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे करते जाएंगे। एक ये बादल बना देती हूँ, इससे रेन क्या हो रही है, गिर रही है, यहाँ रेनफॉल हो रहा है किसी जगह, और यहाँ एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और देखिए एक साइन कन्वेंशन डायरेक्शन का ले लीजिए, जो हम पेपर में 2D में डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखिए, है ना। अब जब हम 3D में डायरेक्शन खड़ा करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम जब सन की साइड फ्रंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है ईस्ट है, बैक हमारा वेस्ट है, लेफ्ट हमारा नॉर्थ है, राइट हमारा साउथ है, इस तरह से करते हैं, लेकिन हम 2 डायमेंशन में यही इस तरह से डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। बारिश हो रही है और जो बारिश है, जो रेन है, उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, और साथ साथ बारिश होने में क्या होती है, विंड भी फ्लो करती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो हवा चल रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से। अब एक बंदा छाता लेके खड़ा है, क्या लेके खड़ा है, छाता लेके खड़ा है, अब वो छाता तो लेना चाह रहा है मगर वो छाता कैसे लेगा, और सपोज ये अभी अभी बारिश ही हो रही है सिर्फ, है ना, 35 मीटर पर सेकेंड से, और कोई हवा नहीं चल रही है, रेन नहीं चल रही है, तो बंदा क्या होगा, यहाँ खड़ा होगा और छाता यहाँ रख लेगा और कहेगा भाई ऐसे छाता रख लूंगा बारिश से बच जाऊंगा, है ना। लेकिन जब हवा भी चलना शुरू हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड से, तो हवा क्या अपने साथ रेन ड्रॉप्स को भी क्या करेगी, मूव करेगी। पहले रेन सीधी चल रही होती है, अब ऐसे, कई बार देखा है ना आपने, तिरछी से भी रेन बारिश हो रही होती है, तो वो कह रहा है कि जब तिरछी रेन होगी तो उसे छाता क्या ऐसे थोड़ा ना रखना पड़ेगा, शुरू में तो छाता जब खड़ा था तो उसने छाता ऐसे पकड़ा हुआ था, अब छाता क्या है, खड़ा तो ऐसे भी होगा, छाता का डायरेक्शन ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो वो पूछ रहा है कि जो छाता है, ये जो अम्ब्रेला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, किस डायरेक्शन में आपको रखना पड़ेगा। ये 35 है, ये 12 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा बताइए, रिजल्टेंट होगा 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मैंने अपने स्कूल डेज में याद किया था, एक 35 कोई भी नंबर है
अगर जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है और सेकंड पे क्या है 3, तो इसका 3 से एक आगे की डिजिट ले लो, 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 क्या आएगा 12, और इसका 25 क्या आएगा 25। तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। ये एक वैदिक गणित का है। 12 का स्क्वायर 144, इसका क्या आएगा 3 का एक नंबर आगे 12, तो 12 और 25 का स्क्वायर 25। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 9 6 3 1, इसका अंडर रूट करेंगे तो 37 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आपको 35 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन में आपको छाता रखना पड़ेगा। और ये एंगल पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में, क्योंकि छाता, भाई ये बात समझ रहे हो नहीं, आप समझ रहे हो मेरी, कि छाता उसको टेढ़ा क्यों करना पड़ेगा। अभी तो वो सीधे खड़ा है, बारिश हो रही है टप 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 टप, तो ऐसे अम्ब्रेला पकड़ेगा और बारिश से बच जाएगा। लेकिन अगर बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे एंगल आ रही है समझो, तो वो छाता ऐसे पकड़ेगा ना, तभी तो बचेगा बारिश से। तो वो पूछ रहा है कि छाता किस डायरेक्शन में पकड़ेगा। तो ये थीटा, ये 35 मीटर पर सेकेंड है, ये 12 मीटर पर सेकेंड है, तो tan थीटा, सिमेट्री बनाइए, ये 12 है, ये भी 12 होगी, क्या होगा 12 बाय tan थीटा आएंगे। ट्राइंगल को देखिए कैसे आएगा, इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को, ये 12 है, ये 35 है, तो 12 बाय 35, इससे थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 12 बाय 35। देखिए आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सब चीज़ों की तो आपको वैल्यू नहीं पता होगी, बेसिक है, आप किस किस की वैल्यू पता है, किस किस थीटा की वैल्यू पता होती है, 0 30 डिग्री 45 90 120 है ना, इस तरह के आपको वैल्यूज पता होती हैं, तो उसको तो आपको लिखना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू 19 डिग्री है, तो 90 डिग्री के एंगल पे उसे छाता रखना पड़ेगा, है ना, वर्टिकल से 90 डिग्री के एंगल पे अगर छाता रखता है तो फिर क्या होगा, उसको वो बारिश से बच जाएगा, नहीं तो क्या है उसको बारिश लगेगी। तो आज के लिए वेक्टर एनालिसिस में इतना ही। कल हम 2 डायमेंशनल मोशन यानी मोशन इन अ प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और साथ साथ सर्कुलर मोशन को भी स्टडी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।